नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन मौर्य। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने चल रहे थे, कैटलिस्ट तो पढ़ लिया था, यानी उत्प्रेरण क्या होता है पढ़ लिया था, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण भी पढ़ लिया था। हमको बचा था, हमने कहा था आपसे कि हम पढ़ाएंगे कल कि विषमांगी उत्प्रेरण के प्रकार और सिद्धांत। तो जो विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत हैं हम इसको पढ़ेंगे आज, और ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिस तरह से हम यहाँ पर आपको नोट करवाएंगे, उस तरह से अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि कोई भी यानी एग्ज़ाम में आपका जो नंबर है, एक भी नंबर कटेगा नहीं, पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए हमारी इस थ्योरी पर आप ध्यान दीजिएगा, मतलब इस थ्योरी को आप याद रखेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर पूछा आता है इस तरह से तो आप उस तरह से बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण के प्रकार में या सिद्धांत में। जो था हमारा विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत क्या था? विषमांगी उत्प्रेरण क्या था? आपने कहा था कि जब किसी अभिकारक, ये आपका क्या है, गैस है, और O2 भी आपका क्या है, गैस है, 3O2 ले लिया जाए। अभिकारक और उत्पाद NH3 अमोनिया, ये क्या हो जाएगी, 1+। तो हमने कहा जब कोई आपका अभिकारक होगा और उत्पाद होगा और उसमें लगने वाला जो आपका उत्प्रेरक होगा, कैटलिस्ट होगा, तीनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, अथवा इनमें से किसी भी की अवस्था मतलब भिन्न होती है। जैसे कि आपका अभिकारक गैस है, उत्पाद आपका एक्वस है, और ये आपका उत्प्रेरक आपका क्या है, सॉलिड है। तो तीनों की अवस्थाएं कैसी यहाँ पर भिन्न है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम क्या कहते थे, विषमांगी उत्प्रेरण कहते थे। अब इसके सिद्धांत को हमको पढ़ना है, तो इसके सिद्धांत में हम हेडिंग आप डाल देंगे विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत, और लिखेंगे इसमें थोड़ा सा, इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे क्या, लिखिए लिखेंगे विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण, विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विषमांगी उत्प्रेरण अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर, मैं थोड़ा दोस्तों फास्ट पढ़ाऊंगा, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, फास्ट पढ़ेंगे लोग। इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण या अभिकारक अणुओं का अधिशोषण हो जाता है। अभिकारक अणुओं का अधिशोषण हो जाता है, जिससे सतह पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, जिससे सतह पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, और अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है, या जिससे अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया, आपने कहा कि यहाँ पर जैसे आपने एग्जाम्पल्स लिया था उत्प्रेरण में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपने H2 गैस लिया था और इसकी अभिक्रिया आपने कराया था, तो यहाँ पर मिला था आपको CH3 और CH3 मिला था। निकिल लिया था आपने, तो क्या कहा गया, निकिल जो होता है, निकिल क्या कर लेता है, अपने पृष्ठ पर अभिकारक का क्या कर लेता है, अधिशोषण कर लेता है। जब अभिकारक का अधिशोषण कर लेगा तो इसकी सतह पर, इसकी पृष्ठ पर अभिकारकों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और अभिकारक की सांद्रता बढ़ गई अगर, तो क्या होगा, जब अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो होगा हमारा
CH2 CH2 डबल बॉन्ड है और ये बॉन्ड हो गया। तो अभिकारक यानी कि ये पृष्ठ पर यानी निकिल के पृष्ठ पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि हो गई, और जब वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर अधिशोषण हो गया। अधिशोषण हो जाने पर यहाँ पर अपक्रिया की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हो जाएगा रासायनिक अधिशोषण। हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा छोटी सी हेडिंग रहेगी, रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण कुछ ज़्यादा विशेष समझाने वाली बात नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे इसे। रासायनिक अधिशोषण कीमो एडजॉर्प्शन। कीमो एडजॉर्प्शन लिखेंगे इसमें उत्प्रेरण। उत्प्रेरक एक अधिशोषण का कार्य करती है। उत्प्रेरक एक अधिशोषण का कार्य करती है। एक अधिशोषण का कार्य करती है जिससे इसकी सतह पर अभिकारक अणुओं का अधिशोषण हो जाता है। अभिकारक अणुओं का अधिशोषण हो जाता है और या फिर और मत लिखिए, रहने दीजिए। दूसरा लिखेंगे विसरण क्रिया। दूसरा हो जाएगा विसरण क्रिया। विसरण को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा लिखेंगे, आप देखिए जब इसके मतलब निकिल के जो हमने अभिकारक उत्प्रेरक लिया है, उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो गया, अधिशोषण हो गया है। अब वो अभिकार उत्प्रेरण की सतह पर पूरी तरह से अभिकारक क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। वही लिखना है हमको। लिखेंगे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का विसरण होता है। उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का विसरण होता है। विसरण होता है जिससे समांगी रूप से वितरित हो जाती है। जिससे समांगी रूप से वितरित हो जाती है। समांगी रूप से वितरित हो जाती है जिससे आपस में अभिकर्मक क्रिया करने लगता है। जिससे आपस में अभिकर्मक क्रिया करने लगता है और उत्पाद बनाता है। देखिए पहले पॉइंट में कहा कि जो आपका निकिल है ये एक उत्प्रेरक है। मैं बार बार नहीं बताना चाहूँगा इसे, ये एक उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक पर आपका अभिकर्मक चाहे वो H2 हो, चाहे वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, आएगा। इस पर क्या कर लेगा, बाइंड बना मतलब बॉन्ड के द्वारा, या इस पर अधिशोषित हो जाएगा। जो आपका उत्प्रेरक है उत्प्रेरक पर आपका अभिकारक क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा और इसकी सतह पर पूरी तरह से एक समान रूप से समांगी रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जब वितरित हो जाएगा तो यहाँ पर आपका H2 है यानी 2 है, तो यहाँ पर अलग अलग दिखाना पड़ेगा हमको H2 HH। तो अब क्या करेगा, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये आपका उत्प्रेरक है। तो अब ये अभिकारक आपस में क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे और उत्पाद बना लेंगे। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा विसरण हो गया। तीसरा पॉइंट हो जाएगा वियोजन। तीसरा पॉइंट हो जाएगा वियोजन। वियोजन क्या होता है इसको लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा लिखेंगे। उत्पाद निर्माण के पश्चात उसका अधिशोषक सतह से
उसका, उसका मतलब किसका, निकिल का यानी उत्प्रेरक का, उसका अधिशोषक की सतह से वियोजित हो जाती है, वियोजित हो जाती है। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह, इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह की मुक्त संयोजकताएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह की मुक्त संयोजकताएं प्राप्त हो जाती हैं। देखिए क्या कहा इसने, इसने यही कहा कि जो आपका उत्प्रेरक है, अभिक्रिया यानी उत्पाद के पश्चात, जैसे आपका CH3 और CH3 बन चुका है, जब उत्पाद बन जाएगा तो आपका जो निकिल है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो उत्पाद में शामिल नहीं होता है। हमने आपसे कहा था कि हमने आपको समझा दिया था उत्प्रेरक क्या होता है। अगर आप हमारे इस लेक्चर्स में या हमारे इस चैनल्स पे या हमारे इस वीडियो में आप नए हैं तो इसके पहले का वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप उसको पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसे देखिए, ठीक है। चलिए अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे हेड डालेंगे ठोस उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग हो गई। तो इसमें जो ठोस उत्प्रेरक है इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो कारक होंगे। पहला लिखिएगा क्रियाशीलता या फिर एक्टिविटी या फिर सक्रियता। सक्रियता हेड डालेंगे, सक्रियता इंग्लिश होती है एक्टिविटी। इसमें लिखेंगे, जो लिखेंगे धातु की प्रकृति या ठोस उत्प्रेरक की प्रकृति, धातु की प्रकृति या ठोस उत्प्रेरक की प्रकृति तथा उसकी क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है, उसकी क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है, उसकी उत्प्रेरण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, उसकी उत्प्रेरण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, उसकी उत्प्रेरण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। हो गया। चलिए दूसरा हो जाएगा इसमें विशिष्टता। विशिष्टता हेडिंग देंगे और इसमें लिखेंगे, आपको ये तो मालूम ही है कि उत्प्रेरण जो होता है उसमें विशिष्टता होती है। विशेष प्रकार का उत्प्रेरक ही विशेष प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को प्रेरित करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो एक आध दो अपक्रिया को साथ में, जैसे कि अभी यहाँ पर लिया गया था निकिल, तो निकिल के स्थान पर अगर पैलेडियम लगा देते हैं तो वो भी काम चल जाएगा। अगर नहीं है प्लेटिनम भी लगा देते हैं वो भी काम चल जाएगा, तो मतलब हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है उत्प्रेरक तो रासायनिक अपक्रिया बहुत ही धीमी होगी और बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो विशिष्टता में लिखेंगे हम लोग, उत्प्रेरक एक विशेष प्रकार की, उत्प्रेरक एक विशेष प्रकार की अभिकर्मक अणुओं के अस्थायी रूप, अभिकर्मक अणुओं के अस्थायी रूप से संयोजित कर उनकी अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करती है, उनकी अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करती है। हो गया। चलिए बहुत अच्छे। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपका हमने कहा था आप पढ़कर आइएगा क्या, एंजाइम। हमने कहा था आप पढ़कर आएंगे एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक उत्प्रेरक होता है जो हमारी अभिक्रिया की दर को भी क्या करता है, बढ़ाता है। और एंजाइम जो होता है इसकी विशेष अपने फीचर हैं
तो फीचर आप अलग जानेंगे। थोड़ा सा आपको मैं बायोलॉजिकल फीचर इसका बताता हूँ जो बायोलॉजी में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेशन, फिगर थोड़ा सा बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ फिगर के द्वारा। छोटा सा फिगर रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। देखिए ये बहुत ही छोटा हो गया, कोई नहीं, हमको समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तो यहाँ से आपका लगा रहेगा एक छोटा सा प्यारा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको नाम देते हैं हम क्या, यकृत नाम देते हैं। और यहाँ से लगा होता है आपका बाइल डक्ट और आकर ओपन होती कहाँ पर, अग्न्याशय। और यहाँ पर होती है लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि से स्रावित होता है लार का, और लार में पाया जाता है टायलिन। और टायलिन किसका पाचन करता है, टायलिन किसका पाचन करता है, मंड का स्टार्च, है ना। यहाँ पर पाचन और यहाँ पर स्राव, किसका स्राव होता है, और यहाँ पर एंजाइम, ठीक है। और ये है आपका यकृत, ये है आपका आमाशय। आमाशय में पाया जाता है क्या, कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें एससीएल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है ना। ऐसे कई सारे एंजाइम्स हैं। और यहाँ पर आपका पाया जाता है पित्ररस। पित्ररस क्या है, ये पित्राशय या फिर ये यकृत है। और ये है आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय। अब देखिए यहाँ पर जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने बना दिया है, बाकी आप समझिएगा। आप अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ह्यूमन डाइजेशन में ये जो हमारा आहार नाल है पूरी तरह सा, ये जो हमारा माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाता है, तो जो हमारा आहार नाल है, हम देखते हैं कि अगर हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को खाते हैं, तो सुबह का खाया हुआ भोजन 2-4 घंटों के बाद हमारा भोजन क्या होता है, पच जाता है। तो ऐसे जो हमारा भोजन होता है वो क्या होता है कि मतलब जो भोजन को पचाने के लिए यहाँ पर होते हैं वो विशेष प्रकार के या स्पेसिफिक एंजाइम्स लगे होते हैं। जैसे अगर हमने चावल खाया तो चावल में क्या पाया जाता है, मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, जिसको पचाने के लिए क्या, कौन सा एंजाइम आएगा, टायलिन नामक एंजाइम आएगा। अगर हमने कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी खाया तो रोटी को पचाने के लिए आपका एमाइलेज आएगा। अगर हमने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और पेप्सिन आएगा। ऐसे कई सारे आपके एंजाइम से छोटी आंत में हमारे भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है और बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विशेष प्रकार का एंजाइम है विशेष प्रकार का कार्य को करता है। यानी अगर हमारा लीवर अगर खराब हो जाता है, अगर हमारा यकृत खराब हो जाता है, तो कहते हैं अग्न्याशय जो होता है इसमें पूर्ण मिश्रित ग्रंथ होती है, इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम पाया जाता है। यानी जिसका भी पाचन यहाँ पर नहीं हुआ वो यहाँ पर आकर पूर्णतः पाचन हो जाता है। जिसका यकृत लीवर खराब हो जाता है, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता उसमें। आपने देखा होगा, अपने डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टरों के यहाँ आपने देखा होगा कि आपका डॉक्टर कहता है लीवर खराब हो गया है, भोजन का पाचन नहीं हो रहा, तो इनको फ्रूट्स या फिर हल्का खाना, हल्का भोजन खिलाइए। तो आप क्या करते हैं, क्यों ऐसा क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा यकृत है और यकृत से स्रावित होने वाला जो हमारा रस है या हमारा जो एंजाइम से वो पूर्णतः क्या हो गया है, खराब हो गया है, जिससे उसका पाचन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है एक विशेष प्रकार का एंजाइम ही क्या कर रहा है, विशेष प्रकार के यहाँ पर प्रोटीन या विशेष प्रकार के अभिकारक का क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे रहा है। तो जो बेटा हमारा एंजाइम होता है ये अपना एक स्पेसिफिक होता है, ये एक बहुत ही विशिष्ट होता है। जैसा कि अभी हमने बात किया उत्प्रेरक की, उत्प्रेरक क्या होता है, एक दो उत्प्रेरक काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर यकृत है, अगर यकृत क्या करेगा, अगर ये आप अपना जानिए कि अगर ट्रिप्सिन एंजाइम है या ट्रिप्सिन जो हमारा एंजाइम है अगर प्रोटीन है तो पाचन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आएगा ट्रिप्सिन आएगा, प्रोटीन आई, प्रोटीन के साथ ट्रिप्सिन बाइंड हुआ और प्रोटीन को तोड़ा, आगे भेजा, फिर ट्रिप्सिन आया, फिर प्रोटीन को बाइंड किया, तोड़ा और आगे बढ़ाया। तो ऐसे यहाँ पर और भी आप जानिए कि हमारा जो ये फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी और डाइजेशन होता है, इस डाइजेशन में इतनी विशिष्टता होती है, उसको इतनी विशिष्टता होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अगर आपने भोजन यहाँ पर आपका अम्लीय माध्यम है, अगर यहाँ पर आपका भोजन कैसा है, अम्लीय माध्यम है, तो यहाँ से अगर यहाँ पर भोजन का पाचन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने भोजन कुछ अम्लीय माध्यम में खाया है, यानी आपका भोजन एसिडिक है, अम्लीय आपने भोजन लिया है, तो यहाँ पर अगर जो भी एंजाइम्स है अम्ल को पाचन करने वाला, तो वो अम्ल का ही पाचन करेगा, बाकी क्षारीय अगर माध्यम में भोजन खाया तो क्षार का पाचन नहीं करेगा। इतना आप जानिए कि अगर ये आमाशय है, आमाशय में HCl पाया जाता है, HCl क्या होता है, पाया जाता है। अगर भोजन आपने एसिडिक खाया है, आपने भोजन क्षारीय माध्यम में खाया, आपने कोई भी भोजन क्षार को लिया है, तो अगर आपने भोजन क्षार में लिया है तो आमाशय हमारा भोजन क्या करता है, एसिड को पाचन करता है। यानी जो भी भोजन यहाँ पर मिलेगा वो एसिडिक फॉर्म में मिलेगा तभी पाचन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हमारा आमाशय क्या करता है, HCl को स्रावित करता है और भोजन को किस बदल देता है, अम्लीय माध्यम बदल देता है। तो जब अम्लीय माध्यम बदल देगा तब यहाँ पर पाचन होगा। फिर जब आगे जाएगा तो यहाँ पर अब क्षारीय माध्यम इसको चाहिए, यहाँ पर यानी छोटी आपने अब क्या चाहिए, इसको क्षारीय माध्यम चाहिए पाचन होने के लिए। तो हमारा जो पित्ताशय होता है, जो हमारा पित्त रस होता है, ये क्षारीय माध्यम होता है। तो जो यहाँ से आया हुआ अम्लीय भोजन क्या होता है, आगे चलकर क्षारीय माध्यम बदल जाता है, तब भोजन का पाचन होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारा जो एंजाइम होता है एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है। ये ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि आप ये जाने कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो केवल केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। अब इस केमिस्ट्री में भी बहुत सारे होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री टीचर हूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, नहीं पढ़ाऊँगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री की बात होती है कि मैं 4 चैप्टर का ही अच्छा से पढ़ाना, मतलब 4 चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, मतलब जो चैप्टर हमको बता दिया गया वही चैप्टर क्यों पढ़ाने वाला हूँ, तो वही चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसके अलावा नहीं पढ़ाऊँगा। यहाँ भी अपना अपना ये सब कार्य, अपना ये सब क्या करिए, कार्य को डिसाइड किए हुए हैं, मतलब डिसाइड ही करने किए हुए हैं। तो इस तरह से अपना आप और भी इनकी विशेषता ये हो गई। और इनका जो ताप होता है बेटा, ये एक निश्चित ताप पर, यानी इनका सबका अपना अपना ताप होता है। टाइलिन एंजाइम का अलग ताप है, ट्रिप्सिन का अलग ताप है, एमाइलेज का अलग ताप है, अलग टेम्परेचर है। यहाँ पर जो पित्तरस है इसका अलग टेम्परेचर है। सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है, सब अपने अपने टेम्परेचर में ही कार्य करते हैं, बाकी वो कार्य नहीं करते। जैसे कि अभी तो हमने इसकी डिफिनीशन जाना ही नहीं है कि डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन नहीं जाने हैं, कोई नहीं, डिफिनीशन जानने से पहले हम इसको थोड़ा सा जानते हैं कि उसके बाद डिफिनीशन जान ही लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे सांप होते हैं ना, सांप को जानते हैं ना, तो सांप में क्या होता है, सांप में एक प्रोटीन्स पाया जाता है जो विष कहते हैं हम लोग, जैसे क्या कहते हैं, विष कहते हैं। सांप जो है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, विष कहते हैं। ये टोटली प्रोटीन होता है बेटा,
जो सांप का विष होता है वो टोटल क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन ही हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है। आगे चलते हुए बताऊंगा, जब इसे बताऊंगा समझ में आ जाएगा। सांप के अंदर विष पाया जाता है, विष क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम होता है। और एंजाइम जो होता है अपना एक कार्य करता है। एंजाइम कार्य इस तरह से करता है, उसको अगर टेम्परेचर मिला तो आपकी बॉडी में सक्रिय रहेगा, नहीं तो ब्लॉक कर देगा सारी नसों को। अगर नसों को हमारे जो अंदर के नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया तो क्या हो जाएगा, हम डाइट कर जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे सांप जो होता है, आपने देखा होगा सांप में ठंडियों के दिनों में सांप जो होता है काफ़ी मरे हुए पड़े रहते हैं। क्यों मरे हुए पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर वो एंजाइम कार्य करता है, अन्यथा उसी में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और वो सांप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सांप होता है यानी जो एंजाइम होता है उनके लिए विशेष एक टेम्परेचर होता है। आपने देखा होगा ठंडियों के दिनों में धूप लेते हुए सांप धूप लेते हुए नजर आएंगे। गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी हो रही है तो क्या चले जाएंगे, थोड़ा सा हाइबरनेट हो जाएंगे, छिप जाएंगे, और तो ऐसे होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसकी डिफिनीसन मैं लिखवा देता हूँ। एंजाइम क्या होता है, तो लिखेंगे एंजाइम, आप लिखेंगे इसमें एंजाइम के बारे में। लिखेंगे नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवों की कोशिकाओं में निर्मित होते हैं तथा जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। कहा गया कि एंजाइम जो होता है नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारी कोशिकाओं से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और जैविक रासायनिक क्रियाओं को क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं यानी चलाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, एंजाइम। और भी चीजें हमने जाना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक लाइन में, ये हाँ क्या कह रहे थे, ये उच्च अणुभार वाले कार्बनिक के लिए आगे लिखिएगा, ये प्रोटीन होते हैं, और कल हम इसकी विशेषता की बात करेंगे, इसकी विशेषता क्या है, और साथ में हम बात करेंगे दोस्तों कि जो हमारा प्रोटीन है या जो हमारा एंजाइम्स है, एंजाइम में कौन सी क्रियाविधि कार्य करती है, तो वो क्रियाविधि है लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक और की मॉडल को हम पढ़ेंगे, और आगे चलकर हम लोग जो पढ़ेंगे आपका सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो है उत्प्रेरण में कोलाइडी विलयन, निलंबन और ये सब हम पढ़ेंगे चलकर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दोस्तों कल पढ़कर आएँ कि इसकी विशेषता क्या है, और विशेषता के बाद लॉक और की मॉडल आप पढ़कर आएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, हमारा वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आपका यही लाइक हमें मोटिवेट करता है कि मैं आपको वीडियो बनाऊँ और आप वीडियो बनाकर मैं आपको शेयर करूँ। ओके, थैंक यू।